हैंड रेज करो, कौन बता रहा है कंप्यूटर क्या है, क्या होता है कंप्यूटर? कोई नहीं बताएगा? हैंड रेज करो। सोनिया। हेलो सर। हाँ, कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक मशीन है हाँ, पूरी और डिटेल बताओ इसकी थोड़ी सी। जिसका उपयोग हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे मोबाइल, इंटरनेट आदि। और कोई? और कोई हैंड रेज करो, कंप्यूटर क्या है, कौन बताएगा? कुणाल। हाँ, कुणाल बताओ। सर कंप्यूटर एक मशीन है। चलो हम देखते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है, जिसका उपयोग, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसका यूज किया जाता है ह्यूमन इंटेलिजेंसी के आधार पर। ह्यूमन इंटेलिजेंसी का मतलब होता है कि हमें जितना आता है हम उतना ही काम कर सकते हैं। कंप्यूटर अकेले बैठे बैठे कोई भी काम नहीं करेगा। यदि हमें कंप्यूटर आता है तो हम कंप्यूटर पे वर्क कर सकते हैं, यदि हमें कंप्यूटर नहीं आता तो हम कंप्यूटर पे वर्क नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरी तरह से हम ये भी कह सकते हैं कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो गणनाएं करने और इसके अलावा भी बहुत सारे कार्यों को करने में काम आता है। कंप्यूटर 4 कार्यों को करता है। पहला काम कंप्यूटर करता है यूजर से डाटा और निर्देश रिसीव करता है। यूजर कौन होता है? हम खुद। जो कंप्यूटर यूज करता है, जो कंप्यूटर पे काम करता है, वो यूजर होता है। सही। और डाटा और निर्देश क्या होते हैं? जो हम कंप्यूटर को देते हैं। जैसे हमने कंप्यूटर को कहा कि ये काम करना है, हमें 2 और 2 जोड़ने हैं, या फिर कंप्यूटर में हमने कुछ लिखा, तो हम कंप्यूटर को डाटा और निर्देश दे रहे हैं, और कंप्यूटर उस काम को, जो भी हम डाटा और निर्देश देते हैं, उसको अपनी मेमोरी में स्टोर कर लेता है। ये काम करता है दूसरा। क्या पहला काम कंप्यूटर ने क्या किया? यूजर से यानी हमसे डाटा और निर्देश रिसीव किए। दूसरा काम किया, जो डाटा और निर्देश मिले उनको अपनी मेमोरी में स्टोर किया। तीसरा काम कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि हमने कंप्यूटर को कोई भी वर्क दिया, जैसे कुछ जोड़ने को दिया, कुछ माइनस के लिए दिया, कुछ मल्टीप्लाई के लिए दिया, तो कंप्यूटर उस काम को करेगा। ये होता है प्रोसेसिंग। चौथा काम कंप्यूटर करता है रिजल्ट देता है, जैसे रिजल्ट को हम आउटपुट भी बोलते हैं। कंप्यूटर लैंग्वेज में रिजल्ट को बोलते हैं हम आउटपुट। ये 4 कामों को करता है कंप्यूटर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, पर्टिकुलर, यूज्ड इन ट्रेड, एजुकेशन, रिसर्च। ये होती है कंप्यूटर की फुल फॉर्म। ये हो गया COMPUTER, ये हो गया कंप्यूटर। कॉमनली मतलब सामान्यतया, ऑपरेटेड ऑपरेट की जाने वाली, यूज में ली जाने वाली, मशीन
पर्टिकुलर विशेषकर की, यूज्ड इन यूज में लिया जाता है, ट्रेड मतलब व्यापार, एजुकेशन शिक्षा और रिसर्च मतलब खोज। इसकी एक डेफिनेशन ये भी बन गई, सामान्यतया यूज में ली जाने वाली मशीन जिसका उपयोग विशेषकर की व्यापार, शिक्षा और खोज में किया जाता है। ठीक है, ये कंप्यूटर की फुल फॉर्म। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का पितामह है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज, इन्होंने अमेरिका की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की थी और जो भारत का पहला कंप्यूटर बनाया था वो बनाया था सिद्धार्थ ने। सबसे पहले गणना करने के लिए जो उपकरण बनाया गया उसका नाम था अबेकस। है ना, गणना करने के लिए स्पेशली केवल और केवल गणना करने के काम आता था ये। और उसमें भी हम ये कह नहीं सकते थे कि जो इसका रिजल्ट आता था वो सही आता था या गलत आता है। ठीक है, इसीलिए इसे उपकरण कहा गया है, गणना करने का उपकरण। इसका नाम था अबेकस। इसे चीन ने बनाया था। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का था, लकड़ी का तो फ्रेम था और लकड़ी की लोहे की छड़ें थी और लकड़ी की गोटियां थी। ठीक है, जिसका उपयोग गणना करने के लिए बनाया गया था। अबेकस से लेकर, यानी ये जो अबेकस बताया है, तब से लेकर और आज तक टोटल 5 भागों में बांटा गया है। इस टाइम पीरियड को 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कंप्यूटर की पीढ़ियां, यानी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। या पहली पीढ़ी स्टार्ट हुई थी 1946 से और ये चली थी 1959। दूसरी पीढ़ी की बात करें तो 1959 से 1965। तीसरी पीढ़ी हुई थी 1965 से 1971। चौथी पीढ़ी 1971 से 1985। पांचवी पीढ़ी 1985 से और आज तक का टाइम पीरियड है वो बांटा गया है 5वीं पीढ़ी में। क्या 1946 से 1959, 1959 से 1965 दूसरी पीढ़ी, 1965 से 1971 तीसरी पीढ़ी, 1971 से 1985 चौथी पीढ़ी, 1985 से और आज तक 5वीं पीढ़ी। ये हो गया टोटल कंप्यूटर की पीढ़ियां। अब हम पढ़ते हैं पहली पीढ़ी। जो पहला कंप्यूटर है वो 1946 में बनाया गया था जिसका नाम था ENIAC। 1946 में इसका जो आविष्कार किया था, यानी इसे जो बनाया था वो बनाया था JP एकर्ट और JW बोसले। ये वैज्ञानिक हैं, इन्होंने मिलकर बनाया था। ये कंप्यूटर सबसे बड़े थे आकार में। इनका साइज लगभग एक कमरे के बराबर था और एक कमरे के बराबर इसका जब साइज था तो हम ये कह सकते हैं कि इसे चलाने के लिए भी, इसे ऑपरेट करने के लिए भी कम से कम 3-4-5 लोगों की जरूरत होती थी। यानी कोई अकेला पर्सन इस कंप्यूटर को ऑपरेट नहीं कर सकता था। इनमें जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज किया गया था उसका नाम था वैक्यूम ट्यूब। इसकी प्रोसेसिंग स्पीड यानी काम करने की गति बहुत कम थी, यानी बहुत धीरे धीरे काम करते थे। लगभग एक कमरे के बराबर थे तो बहुत धीरे धीरे काम करेंगे। और जब प्रोसेसिंग स्पीड भी कम थी और जब ये एक कमरे के बराबर है इनका साइज, तो वजन में भी काफी भारी होंगे। और जब वजन में काफी भारी होंगे तो हम इन्हें एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर भी नहीं रख सकते, यानी इनका स्थानांतरण भी पॉसिबल नहीं था। ये कंप्यूटर महंगे भी थे और यूज में लेना भी इनको डिफिकल्ट था, यानी हाल ही हाल कोई इनको यूज में नहीं लेता था। बहुत कम लोग इन कंप्यूटर्स को यूज में लेते थे।
और इनके रिजल्ट ये भी बिल्कुल विश्वसनीय नहीं थे। विश्वसनीय नहीं थे मतलब हम ये कह सकते हैं कि इनके रिजल्ट 99% गलत आते थे। इसके अलावा इनकी विद्युत ऊर्जा बहुत ज़्यादा खर्च होती थी, यानी इसमें ऊष्मा बहुत ज़्यादा निकलती थी, ऊर्जा बहुत ज़्यादा निकलती थी। और जब ऊर्जा ऊष्मा ज़्यादा निकलेगी तो ये बहुत जल्दी बंद हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे और गर्म होकर बंद हो जाएंगे। तो ये थी प्रथम पीढ़ी। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं द्वितीय पीढ़ी, यानी 1959 से 1965। वैज्ञानिक विलियम शॉकली और उसके सहयोगी वैज्ञानिक, इन्होंने अमेरिका की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे का आविष्कार किया था। ना उस इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे का नाम था, और इसी इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे को हमें द्वितीय पीढ़ी में यूज में लिया गया। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब की जगह पर ट्रांजिस्टर का यूज किया गया द्वितीय पीढ़ी में। और इसका जो साइज था वो थोड़ा सा कम था, ज्यादा नहीं, लेकिन प्रथम पीढ़ी की तुलना में थोड़ा सा कम था। वजन भी थोड़ा बहुत कम हो गया था, लेकिन स्थानांतरण यानी एक स्थान से उठाकर दूसरी स्थान पर लाना ले जाना अभी भी पॉसिबल नहीं था। ठीक है, ट्रांजिस्टर का जो साइज होता है वो वैक्यूम ट्यूब से थोड़ा सा छोटा होता है, तो इसलिए कंप्यूटर का आकार भी थोड़ा सा छोटा हो गया, वजन भी कम हो गया, लेकिन स्थानांतरण पॉसिबल नहीं हुआ। इनमें ऊर्जा प्रथम पीढ़ी की तुलना में कम निकलती थी, यानी प्रथम पीढ़ी में हम लगातार यदि 1 घंटे तक काम कर सकते थे, तो द्वितीय पीढ़ी में हम लगातार उससे ज्यादा यानी 2-3 घंटों तक काम कर सकते थे। इनकी जो प्रोसेसिंग स्पीड थी, यानी काम करने की गति, वो पहली पीढ़ी की तुलना में बढ़ गई थी। इसके अलावा इनकी कीमत भी कम हो गई थी, इनको यूज में लेना भी आसान हो गया था। इनको पहली पीढ़ी की तुलना में ज्यादा लोग यूज में लेते थे। लोगों को इस द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों को लोग सीखने लगे थे, लेकिन इतना भी नहीं कि इसे हर कोई चलाने लगे, हर कोई यूज में लेने लगे। ठीक है, ये थी द्वितीय पीढ़ी। नेक्स्ट आ जाते हैं तृतीय पीढ़ी। तृतीय पीढ़ी बताइए 1965 से 1971 तक। ये थी तृतीय पीढ़ी। क्या इसमें द्वितीय पीढ़ी में जो ट्रांजिस्टर यूज में लिए गए थे, तो बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को मिलाकर उससे भी ज्यादा हैवी शक्तिशाली इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे का आविष्कार किया गया, जिसका नाम था आईसी, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट। इसी इंटीग्रेटेड सर्किट को तृतीय पीढ़ी में यूज में लिया गया। तो तृतीय पीढ़ी में यूज में लिया गया आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी का आकार कम था, इसलिए तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों का आकार पहली और दूसरी दोनों पीढ़ियों की तुलना में कम हो गया। ठीक है, आकार कम हो गया तो इनका वजन भी कम हो जाएगा, और प्रथम और द्वितीय पीढ़ी की तुलना में इनका वेट, इनका वजन इतना कम हो गया कि हम इन्हें एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर रख सकते थे, यानी इनका स्थानांतरण इजी हो गया। और जो इनकी कीमत थी ये वो कम हो गई। जब कीमत कम हो गई तो इसे ज्यादातर लोग यूज में लेने लगे, ज्यादातर लोग इन्हें इसे परचेज करने लगे। इसमें ऊष्मा उत्सर्जन भी कम था। ऊष्मा उत्सर्जन मतलब इसमें ऊर्जा कम निकलती थी, प्रथम और द्वितीय पीढ़ी की तुलना में बहुत ही कम। और यदि हम एसी लगा दें और फिर इन कंप्यूटर्स का यूज करें तो हम लगातार घंटों तक काम कर सकते थे। इनमें हाई लेवल लैंग्वेज का यूज किया गया था। हाई लेवल लैंग्वेज यानी ऐसी लैंग्वेज जिन्हें हम तुम यानी हम इजीली समझ सकते हैं। इसके अलावा इनमें
इंटरनल मेमोरी भी बढ़ गई थी। इंटरनल मेमोरी मतलब जैसे मोबाइल में इंटरनल मेमोरी होती है, उसी तरह से कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी बढ़ गई। और जब इंटरनल मेमोरी बढ़ गई तो इनमें स्टोर करने की क्षमता भी आ गई। स्टोर करने की क्षमता मतलब ये अपने हम कोई भी डाटा इन कंप्यूटर्स में स्टोर कर सकते थे। ये हो गई तृतीय पीढ़ी। ये राहुल के नाम से है, बोलो राहुल। राहुल ने हैंड रेज किया है, बोलो। यह प्रथम, द्वितीय और तृतीय पीढ़ी, कंप्यूटर की डेफिनेशन, कंप्यूटर की फुल फॉर्म, ये सब समझ में आ गया होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम अगर हो तो हैंड रेज कर दो। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो हैंड रेज कर दो। कुणाल, कुणाल बोलो। सर द्वितीय पीढ़ी में। द्वितीय पीढ़ी दोबारा बताऊं? हाँ। ठीक है, और कोई? और किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो द्वितीय पीढ़ी दोबारा बता देता हूं। द्वितीय पीढ़ी है 1959 से 1965। विलियम शॉकली ये वैज्ञानिक हैं और इनके सहयोगी वैज्ञानिकों ने अमेरिका की प्रयोगशाला में एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का आविष्कार किया। उसका नाम था आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। उसका नाम था ट्रांजिस्टर। इसी ट्रांजिस्टर को यूज में लिया गया सेकंड पीढ़ी में। ट्रांजिस्टर का आकार, साइज प्रथम पीढ़ी की तुलना में यानी वैक्यूम ट्यूब की तुलना में कम था, इसीलिए कंप्यूटर का आकार भी कम हो गया। जब कंप्यूटर का आकार कम हो गया तो इसका वजन भी कम हो गया, लेकिन इतना भी कम नहीं हुआ कि इसका स्थानांतरण यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऐसे ले जाना लाना ले जाना अभी भी पॉसिबल नहीं था। इनमें ऊष्मा ऊर्जा बहुत ज्यादा निकलती थी, लेकिन प्रथम पीढ़ी की तुलना में कम निकलती थी। यानी इसकी जो कार्य करने की क्षमता थी, लगातार कार्य करने की क्षमता, वो पहली पीढ़ी की तुलना में बढ़ गई। यानी पहली पीढ़ी की तुलना में ये ज्यादा देर तक काम कर सकते थे बिना रुके, बिना कंप्यूटर को बंद किए। इनकी जो प्रोसेसिंग स्पीड थी वो पहली पीढ़ी की तुलना में ज्यादा थी। इनकी कीमत पहली पीढ़ी की तुलना में कम हो गई। इन्हें यूज में लेना इजी हो गया प्रथम पीढ़ी की तुलना में, और इन्हें प्रथम पीढ़ी की तुलना में ज्यादा लोग यूज में लेने लगे। ठीक है, ये थी द्वितीय पीढ़ी। उसके बाद आ जाते हैं चौथी पीढ़ी। ये जो कंप्यूटर है चौथी पीढ़ी के 1971 से 1985, इनमें हम गणना कर सकते हैं, ड्राइंग बना सकते हैं, किसी को मैसेज भेज सकते हैं, ये सारा काम हम इसमें कर सकते हैं। 1971 में वैज्ञानिक टेडहॉफ ने माइक्रो प्रोसेसर बनाया और इसी को चौथी पीढ़ी में यूज में लिया गया। क्या माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, इसी को चौथी पीढ़ी में यूज में लिया गया। और इनका आकार कम था, यानी माइक्रो प्रोसेसर का आकार सबसे कम था, इन तीनों पीढ़ियों की तुलना में बहुत कम था, इसलिए कंप्यूटर का आकार भी कम हो गया। और इनको पोर्टेबल
कंप्यूटरों की श्रेणी में रखा गया। पोर्टेबल का मतलब होता है कि इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना ले जाना इजी होता है, आसान होता है, कहीं भी हम ले जा सकते हैं। और इनकी प्रोसेसिंग स्पीड यानी काम करने की गति सबसे तेज थी। ये माइक्रो सेकंड और नैनो सेकंड में नापी गई थी इनकी स्पीड, यानी बहुत ज़्यादा। ये सेकंड्स से भी कुछ हिस्सों में काम करते थे। इनका वजन काफ़ी कम था। इनकी विश्वसनीयता यानी इनके जो रिजल्ट आते थे, यानी पहली पीढ़ी में क्या था, रिजल्ट 99% गलत आते थे, लेकिन चौथी पीढ़ी में इनके जो रिजल्ट आते हैं वो 100% सही आते हैं। इसके अलावा इनकी भंडारण क्षमता यानी स्टोरेज बहुत ज़्यादा थी, हम कुछ भी स्टोरेज कर सकते हैं इसमें। हाई लेवल लैंग्वेजेस का यूज किया गया है इनमें। हाई लेवल लैंग्वेज का यूज करना मतलब इन्हें हम भी यूज में ले सकते हैं। इसका प्रयोग आम लोग कोई भी यूज में ले सकता है, कोई भी इजीली यूज में ले सकता है। इसके अलावा इनकी कीमत भी बहुत कम है, कोई भी इनको खरीद भी सकता है। तो ये आते हैं चौथी पीढ़ी में। ये डेस्कटॉप, लैपटॉप, ये सब चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। उसके बाद आ जाते हैं पांचवी पीढ़ी। पांचवी पीढ़ी है 1985 से लेके आज तक। इनकी प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ज़्यादा है। इनमें सोचने, समझने, निर्णय लेने, डिसीजन लेने, इन सब की क्षमता है। ठीक है। इनका उपयोग वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में किया जाता है, जैसे मौसम की भविष्यवाणी हुई, और बड़ी-बड़ी वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में इनका यूज किया जाता है। रोबोट वगैरह इसी पांचवी पीढ़ी में आते हैं। यानी रोबोट क्या करते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, सोच सकते हैं, इनमें चिप होती है, पहले से ही मेमोरी होती है कि ये अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। तो ये आते हैं पांचवी पीढ़ी में। तो ये हो गई कंप्यूटर की पीढ़ी। ठीक है, पांचों पीढ़ियों में कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अब ये बताओ कि हम जो यूज में लेते हैं इनमें से ये कौन से पीढ़ी के कंप्यूटर हैं पांचों में से? हैंड रेज करो। हम जो भी कंप्यूटर यूज में लेते हैं वो कौन सी पीढ़ी के हैं? हाँ, वेदांश। हेलो सर, चौथी पीढ़ी और पांचवी पीढ़ी। पांचवी पीढ़ी में मैंने बताया कि बड़ी-बड़ी वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में इनका यूज किया जाता है, तो हम केवल चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर लेते हैं। जो वैज्ञानिक लोग यस हैं, सर। जैसे मौसम की भविष्यवाणी वगैरह बताते हैं, और जो भी रॉकेट वगैरह ये सब छोड़े जाते हैं, ठीक है, ये जो परीक्षण होते हैं, ये सब पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों में आते हैं। रोबोट वगैरह ये सब पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों में आते हैं। यस सर। ठीक है, तो ये पांचों पीढ़ी फिनिश हो गई हैं। इन पांचों पीढ़ियों में तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम है पांचों पीढ़ियों में तो कल मेरे से पूछ लेना। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक चलेगा कंप्यूटर के प्रकार। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के प्रकार, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, ये करेंगे हम कल। ठीक है, तो क्लास एंड करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो कल पूछ लेना। कल हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं कंप्यूटर के प्रकार। ठीक।